मान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। लीची के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। पशुओं के आहार में अजोला का प्रयोग और इसके लाभ। बिहार में लीची की बागवानी बहुत बड़े एरिया में की जाती है। फिलहाल लीची के बागों में फूल से फल बन रहे हैं और इसी अवस्था में वृक्षों से फूल और फल झड़ने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिससे उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। इसलिए वृक्षों से फूल और फलों को झड़ने से रोकने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रही हैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार, पादप रोग वैज्ञानिक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। देखिए, लीची में शाही में लीची में तो अभी मंजर आए हैं, लेकिन अभी मटर के दाने नहीं हुए हैं, अभी फूल खिलने वाले हैं। तो अभी इससे पहले 2 स्प्रे की अनुशंसा की गई थी जो हो जानी चाहिए थी। लास्ट स्प्रे जो है 20 तारीख के आसपास करना था, जो कि खास करके जहाँ पर स्टिंक बग नामक कीट का प्रकोप है, और दूसरा एक जो है लीफ वेवर और फ्लावर वेवर आती है इंसेक्ट, उनका प्रबंधन जरूरी था। तो इसके लिए जो हमने बताया था कि थियाक्लोपिड जो है 0.5 ml प्रति लीटर प्लस जो है प्रोफेनफॉस एक दवाई होती है, वो जो है 1.5 ml प्रति लीटर स्प्रे करना था। ये दवाई जो है अभी चाइना में करना है, जो चाइना जहाँ पर अभी फूल खिल रहे हैं, लेकिन शाही में चूँकि फूल आने वाले हैं तो अब जो है स्प्रे करना उचित नहीं रहेगा। फल लग जाने के बाद जो है उसके बाद जो है फिर थियाक्लोपिड और प्रोफेनफॉस का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो है लीफ वेवर फ्लावर वेवर इंसेक्ट से जो है प्रकोप से बचाव रहे। लीची के बाग में फूलों और फलों का झड़ना समस्या है, लेकिन जब अधिक मात्रा में फूल और फल झड़ने लगे तब इसके नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। वैसे तो फूल और फल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव, हार्मोन्स का संतुलन, पोषक तत्वों की कमी, गलत समय पर सिंचाई, तेज हवाओं और कीड़े व रोगों का प्रकोप मुख्य कारण है। लीची के पौधों में 3 प्रकार के फूल आते हैं। शुद्ध नर फूल सबसे पहले आते हैं, जो मादा फूल आने के पहले ही झड़ जाते हैं, अतः इनका उपयोग परागण कार्य में नहीं हो पाता। कार्यकारी नर फूल जो मादा फूल के साथ ही आते हैं, इन्हीं नर पुष्पों से मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है। लीची में उभयलिंगी मादा फूलों में ही फल का विकास होता है। इन फूलों में पुंकेसर अंडाशय के नीचे होता है, अतः स्वयं परागण ना होकर कीटों द्वारा परागण की जरूरत होती है। इसलिए अधिक फलन के लिए मादा फूलों का समुचित परागण होना चाहिए और परागण के समय कीटनाशी दवाओं का अधिक छिड़काव ना करें। इसके बाद जो है जब दाने लग जाते हैं तो उस समय हल्की सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही अगर जहाँ ज़रूरत हो, फल झड़ने की समस्या ज़्यादा आती हो जिस बागों में, वहाँ पर प्लेनोफिक्स जो है 2 ml प्रति 5 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करनी होती है। तो ये जो है मुख्य तौर पर जो है आपको कीट से बचाव करने की ज़रूरत है। साथ ही फलों को झड़ने की समस्या से रोकने के लिए प्लेनोफिक्स का स्प्रे कर सकते हैं। लीची के बगीचे में अच्छी फलन
एवं उत्तम गुणवत्ता के लिए मंजर आने के संभावित समय से 3 माह पहले पौधों में सिंचाई न करें और अंतर शस्य फसल नहीं लगाएं। मंजर आने के 30 दिन पहले पौधों पर जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर पहला और 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करने से मंजर एवं फूल अच्छे आते हैं। फूल आते समय पौधों पर कीटनाशी दवा का छिड़काव ना करें और बगीचे में पर्याप्त संख्या में मधुमक्खी के छत्ते रखें। फल लगने के 1 सप्ताह बाद NAA 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का एक छिड़काव करने से फूलों और फलों को झड़ने से रोका जा सकता है। मुख्य तौर पर यही जो है लीची में अभी सारे किसानों को ध्यान देने की जरूरत है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज भी भारत में पशुओं को साल भर हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। दरअसल वर्ष के कम से कम 2/3 समय देश के सभी क्षेत्रों में हरे चारे की किल्लत रहती है। इसी के विपरीत कई पशुपालक दाना बाजार से खरीदकर पशुओं की आहार की पूर्ति करते हैं, जो कि काफी महंगा होता है। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में उजला का समावेश कर दे तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए उजला उत्पादन की विधि और पशुओं आहार की उपयोगिता के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। पशुपालक भाई, यदि आप पशुपालन कर रहे हैं, आपके पास हरे चारे की समस्या हो रही है, तब एक अजोला कंसेप्ट होती है। अजोला हरा चारा के रूप में यूज की जाती है। इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। अजोला एक फर्न है जो कि थोड़े से पानी में ही उगाई जाती है। यदि कहीं पर पानी 1/2 फीट भी रहती है, जमा रहती है, वहाँ पर आप अजोला का उत्पादन कर सकते हैं और सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए कोई सीजन या कोई मौसम की आवश्यकता नहीं होती है कि रबी में होगी, खरीफ में होगी। ये सालों भर होती है। सुपाच्य, पौष्टिक और पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशुओं के दूध में वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं की जाते हैं। ये पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। साथ ही पशुओं को अजोला खिलाने से इनमें होने वाली पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे पशु स्वस्थ रहता है और अधिक दूध देता है। इसमें खूबी क्या है, पशुओं के लिए क्यों उपयोगी है? इसमें प्रोटीन की मात्रा की जब बात करते हैं तो सूखा भाग, यदि सूखा भाग की बात करते हैं तो सूखा भाग में लगभग 20 से 25% प्रोटीन होती है जो होती है। और ये दलहन वर्ग के जो हरे चारे पाए जाते हैं उससे भी अधिक प्रोटीन की मात्रा इसमें है। ये प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ इसमें मिनरल भी अधिक होती है और विटामिन ए, विटामिन B12 इसकी मात्रा भी अधिक होती है, जिसके कारण ये पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ाती है, पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करती है और एक दूसरे भोजन को भी सुपाच्य करती है। अब इसका उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं? इसके उत्पादन करने के लिए बहुत बड़े खेत की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उत्पादन के लिए आपको नेट शेड तो बनानी ही पड़ेगी, चूँकि इसके उत्पादन के लिए डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़े और ज़्यादा ठंड भी ना हो। तो इसके लिए क्या करें, या तो पेड़ की छांव में या आप नेट शेड ग्रीन जो दिख रहा है आपको, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। वैसे आज के समय में अजोला की कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें उगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अजोला की उन्नत प्रजातियां अजोला पित्रेटा, कैरोलिना, माइक्रोफिला में से किसी प्रजाति का चयन करके उत्पादन कर सकते हैं।
उसके बाद आपको एक पीट बनानी है, जो कि नीचे प्लास्टिक शीट देकर भी बना सकते हैं। और उस पीट में लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर तक की हाइट पर पानी जमा रहनी चाहिए। इतना पानी यदि जमा रहती है, इसके बाद क्या करना है, नीचे में 2 से 3 किलो कच्चा गोबर डाल दें, या उपजाऊ खेत है उसकी मिट्टी लाकर नीचे डाल दें, उसको एक बार मिला दें, उसके बाद बैठने दें। बैठने के बाद क्या होगा कि अजोला का कल्चर कहीं से लेकर आएँ और उसमें डाल दें। हो सके तो 100 से 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट खाद भी डाल दें इसमें, जिससे कि ग्रोथ अधिक मिलेगी। और यदि 6 बाई 4 फीट का यदि आप एक पीट बनाते हैं तो आप 1 किलो अजोला प्रत्येक दिन उत्पादन कर सकते हैं, जो कि अपने पशुओं को खिलाई जा सकती है। और जितनी क्षमता आपके पास पशु की है उसके अनुसार ऐसा पीट आप बना सकते हैं, जिससे कि सालों भर कुछ न कुछ हरा चारा आपके पशु को मिलते रहे। किसान आसानी से अजोला उगाकर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छा होगा और व्यवसाय में भी मुनाफा अधिक मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व और पशुओं को खिलाने की मात्रा के बारे में। तो कम से कम जितना दाना दे रहे हैं 1:1 का रेशियो में, 1:1 के रेशियो में उसको खिला सकते हैं। 4 किलो दाना दे रहे हैं तो 4 किलो आप अजोला भी उसको मिक्स करके खिला सकते हैं। ऐसे 1 से 2 किलो भी यदि मिल जा रही है गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, लेकिन खिलाने के पहले ध्यान देनी है कि इसमें आप गोबर डाले हैं या मिट्टी डाल रहे हैं तो हो सकता है गोबर का गंध इसमें रहे। तो पीठ से निकालने के बाद इसको क्या करना है, सबसे पहले पानी से 2-3 बार धुलाई कर देना है, जिसके कारण उसका दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पशु को इसको खाने के लिए देना है। और पशु के साथ साथ मतलब दुधारू पशु के साथ साथ इसे मुर्गी को भी खिलाई जा सकती है, बकरी को भी खिलाई जा सकती है। और जहाँ तक संभव हो तो इसको भूसा के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, भूसा भी सुपाच्य हो जाएगी। क्योंकि इसकी खुद की पाचन क्षमता बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा सुपाच्य है, तो दूसरे को भी पैलेटेबल भी बना देगी और सुपाच्य भी बना देगी। इसको खिलाने से जो देखा गया है लगभग 20 से 25% तक दूध में बढ़ोतरी होती है। और इसके साथ साथ दूध की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है, और गुणवत्ता के साथ साथ पशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, जिसके कारण बीमारी से ही बचाती है। इसलिए कोई भी पशुपालक है तो अजोला का उत्पादन जरूर करें, जिससे कि हमको सालों भर हरा चारा पशु को दे सके और हमारे पशु स्वस्थ रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों के लिए इस समय भिंडी की खेती एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि गर्मियों में भिंडी की खेती से अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अगर आप भी इस समय भिंडी की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, साथ ही बुआई करते समय किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आप भिंडी की खेती गर्मा मौसम में कैसे करेंगे। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती वर्षा के ऋतु में भी की जाती है और गर्मा मौसम में भी किया जाता है। ये दो मुख्य फसल होते हैं। किसान भाइयों, गर्मा का फसल लेने के लिए आमतौर पर फरवरी का महीना उपयुक्त होता है बुआई के लिए। वैसे आप मार्च के पहले हफ्ते 10 मार्च तक आप इसकी बुआई आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा
बलुई दोमट मिट्टियां जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। आप समुचित मात्रा में कम से कम 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट, वेल डिकम्पोज जिसे हम कहते हैं सड़ा हुआ गोबर का खाद आप अपने खेतों में अवश्य डालें। साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की दर से आप अपने खेतों में बुआई से पहले डालें। नित्रजन की आधी मात्रा आप बुआई से पहले खेतों में मिला दें और जो आधी मात्रा है उसको यूरिया के रूप में आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की दर से आप 2 बार 25-25 किलोग्राम की दर से आप पहली कुड़ाई के समय और दोबारे में फिर दूसरे कुड़ाई के समय आप दे देंगे। किसान भाइयों, मैं ये बताते चलूँ कि बाजार में बहुत सारे प्रभेद भिंडी के उपलब्ध हैं। आजकल आप देखते होंगे कि लाल रंग का भिंडी का बड़ा डिमांड है, बड़ा प्रचलन है, उसका भी प्रभेद उपलब्ध है। जैसे काशी सृष्टि, काशी लालिमा, काशी चमन और काशी विभूति नाम के प्रभेद हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं और इसकी खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जहां तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अगैती भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। साथ ही साथ जो कतार से कतार की दूरी आम तौर पर 50 सेंटीमीटर आप रखते हैं बरसात के मौसम में, वही गर्मा फसल में आप 40 सेंटीमीटर कतार से कतार रखेंगे। पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप इसकी बुआई करेंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हसनपुर, जिला समस्तीपुर के कृषक विवेक सिंह ने। ये ड्रोन तकनीक से फसलों पर दवाओं के छिड़काव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विवेक सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और घटती जोत को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो जितनी अवेलेबल है लैंड, जितनी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करें और उसके लिए नई तकनीक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नई तकनीक में ड्रोन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है जो कि आने वाले दिनों में बहुत से काम कृषि के क्षेत्र में करेगा। ड्रोन एक मानव रहित मशीन है जिसकी मदद से आप फसलों पर आसमान से नजर रख सकते हैं और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बड़े क्षेत्रफल में फसल पर महज कुछ मिनटों में पोषक तत्वों और दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम पहले स्प्रे करते थे, खासकर जितने भी हम केमिकल से यूज करते थे, और जब उनका स्प्रे करते तो वो एक साथ स्प्रे मैनुअली नहीं होता था मजदूरों से, क्योंकि कई जगह ज़्यादा दवाई पड़ती थी, कई जगह कम पड़ती थी। जहाँ पर ज़्यादा दवाई पड़ती थी वहाँ पर तो फसल को भी नुकसान होता है, और जहाँ पर कम पड़ती है तो वहाँ पर जो टारगेटेड हमारा या खरपतवार है या कीड़े हैं उन पे असर नहीं होता। और इसमें समय भी बहुत लगता है और कई बार तो हादसे भी होते हैं। जो जहरीली दवाई हैं उनको स्प्रे करते वक्त के मजदूर हैं, बहुत से हादसे होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और कहीं डेथ भी हो जाती हैं। तो इन सब समस्या को दूर करने के लिए ये ड्रोन एक बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है स्प्रे के लिए। और ख़ासकर जो बागवानी की फसलें हैं, जैसे फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, काफ़ी जिनकी बढ़वार होती है, ऊंचाई वाले पेड़ हैं, तो उनमें और फसलों में भी जैसे गन्ना है, मक्की है और दूसरी जो फसलें ऊँची है, तो उनमें आदमियों से मैनुअल जो स्प्रे करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता। और अगर आप मैनुअल उस पर स्प्रे करते हैं तो वो दोबारा जो उसकी
स्प्रे की ड्रिफ्ट है तो वो आदमी के ऊपर ही पड़ती है और उसमें वो खतरनाक सिद्ध होती हैं। इसलिए ये ड्रोन का एक जो नई तकनीक है ये कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाली है। और ख़ासकर जब स्प्रे हम ड्रोन के में करते हैं तो इसमें एक तो यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी 30% के लगभग बढ़ जाती है, दवाई की कोई सी भी हो। और जो स्प्रे है वो बिल्कुल एक सार होता है, उसमें समान रूप से दवाई हर जगह पड़ती है। इसमें एक ख़ास बात और यही है कि केवल पानी 10 लीटर 1 एकड़ में चाहिए और समय इसमें बहुत कम लगता है। 1 एकड़ में ये 8 मिनट में पूरा कर लेता है। ये ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो दोनों तरह से काम करती है, मैनुअली भी, अगर कोई मैनुअली करना चाहते हो, नहीं तो ऑटो मोड पे भी इसको रख लिया जाता है। मैनुअली आप जैसे इसको चलाएंगे वैसे चलेगा, किंतु ऑटो मोड पे करने पर ये पहले से एरिया इसमें फिक्स कर दिया जाता है, भाई ये इस एरिया में हमने स्प्रे करना है, तो वो उस एरिया में बिल्कुल अपने आप एक साथ स्प्रे करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो हाइट उसकी होनी चाहिए उसी पे स्प्रे करके और वापस आ जाता है। किसान भाइयों, ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। इसमें लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीट और बीमारियों का प्रकोप है। इसके अलावा ये आने वाली दूसरी समस्याओं के प्रति भी किसानों को सचेत कर देता है। किसान भाइयों, इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी खरीदी पर शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। मेरा किसान भाइयों को यही है कि नई जो हमारे युवा हैं तकरीबन, क्योंकि वो खेती की तरफ नहीं आ रहे, किंतु एक हमने देखा है वो नई तकनीक जो भी है उसकी तरफ आकर्षित हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नदावन, जिला पटना के कृषक रमेश कुमार ने। ये मुर्गियों के संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम मुर्गियों में खास तौर से संतुलित आहार की बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जीव जंतु को एक संतुलन के लिए एक उम्र के हिसाब से, जैसे कोई बच्चा है तो उसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, कोई बड़ा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 चीज़ हमारे भोजन में उपलब्ध होता है और उसे हम उसी हिसाब से देते हैं। कि अगर आप अंडे देने वाली मुर्गियां रख रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार का दाना दिया जाता है। पहला स्टार्टर, जो कि 2 महीने तक दिया जाता है। दूसरा दाना जो होता है वो बढ़वारी दाना कहा जाता है, यानी कि ग्रोअर। तो ग्रोअर दाना कहते हैं, जिससे कि मुर्गियों का शरीर का बनावट बढ़वार उससे होता है, और ये हम कम से कम 9वें सप्ताह से लेकर 19 सप्ताह तक देते हैं। तीसरा प्रकार का जो दाना होगा वो है लेयर दाना। तो लेयर दाना में क्या है कि अब मुर्गियां 20 सप्ताह के बाद अंडे देना प्रारंभ करती हैं, तो उसके दाने में जरूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंडे का छिलका जो बना होता है वो कैल्शियम का बना होता है। तो हमें इस प्रकार के एक संतुलित आहार बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है चिक राशन। इस राशन को बनाने के लिए मक्का 50 किलोग्राम, सोयाबीन मील 16 किलोग्राम, खली 13 किलोग्राम, मछली का चूरा 10 किलोग्राम, राई किलोग्राम, 2 किलोग्राम और नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। दूसरा राशन है ग्रोवर या वर्धक राशन। इस राशन के लिए मक्का, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 12 किलोग्राम, मछली का चूरा 7 किलोग्राम, राइस पॉलिश 18 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। तीसरा है लेयर राशन। यह आगे के सब है।
40 किलोग्राम, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 14 किलोग्राम, मछली चूरा 8 किलोग्राम, राइस पॉलिश 11 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 3 किलोग्राम और नमक आधा किलो मिला करके बनाते हैं। और अगर ब्रॉयलर मुर्गी का पालन कर रहे हैं उसमें 2 तरीके का जरूरत होती है। तो ज़्यादातर जगह पर अभी जैसे ब्रॉयलर पालन हो रहा है तो वहाँ संतुलित आहार देने के लिए तो स्टार्टर और फिनिशर 2 तरह की बात हमने कहा। तो आजकल बाज़ार में जो रेडीमेड दाना खिला रहे होंगे उनके पास प्री स्टार्टर करके भी आता है। तो स्टार्टर दाना या प्री स्टार्टर दाना को देते हैं। क्या होता है कि इससे बढ़वाड़ी बढ़ती है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके का दाना देने की ज़रूरत है और आप 3 सप्ताह तक इसे देने के बाद आप चौथे सप्ताह से आप देने लगते हैं। दाना में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है और एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p1bihar@nw